Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your business studies and economics at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your business studies and economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. And we are able to achieve our ultimate target of 100 out of 100 marks in your business studies. So students, आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, योर चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग. हम इस चैप्टर को केवल स्टार्ट ही नहीं, आज की क्लास में पूरा कंप्लीट OVER पूरा खत्म भी कर देंगे. सो योर चैप्टर कंट्रोलिंग बेटा बहुत ही ईजी, बहुत छोटा और बहुत स्कोरिंग चैप्टर. मेरा मानना है आप लोगों को ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. असल में बच्चे क्या करते हैं बेटा कि यार कंट्रोलिंग चैप्टर हमने पढ़ा था, उसको क्या ही रिवाइज करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है. लेकिन बेटा ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि ये बहुत इजी भी है और इनमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर कंट्रोलिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस ए स्ट्रेटेजी, रिविजन स्ट्रेटेजी. मैं आप लोगों को रिविजन स्ट्रेटेजी भी बताना चाहता हूँ क्योंकि ये कंट्रोलिंग करने के बाद में हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड चैप्टर हम लास्ट में करेंगे ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे. तो हमारी फर्स्ट बुक इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में कंप्लीट हो जाएगी. आप में से कई बच्चे होंगे वो ये भी बोलेंगे कि सर हम साथ साथ में रिवीजन भी करना चाहते हैं हमारा, या हम पूरे थोड़े टाइम बाद में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में भी आपको रिवीजन तो करना ही होगा. सो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी बेटा मैं बता दूं ट्राइड एंड टेस्टेड है. मैंने भी अप्लाई की थी, मेरे को भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए थे. मैंने ये स्ट्रेटेजी लगाई थी मेरे CA फाइनल के सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स में. और डायरेक्ट टैक्स के बारे में बता दूं वो अपने बिजनेस स्टडीज से 15 से 20 गुना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मेरे लिए भी ये स्ट्रेटेजी काम आई थी, तो आप लोगों के तो पक्का काम आने वाली. स्ट्रेटेजी क्या है आप लोगों को जनरली भी पता है कि थ्योरी सब्जेक्ट में जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स है उसमें आप जितने प्रैक्टिकल्स करोगे उतना आप के लिए अच्छा है, और थ्योरी सब्जेक्ट में आप जितना रिवीजन करोगे. अब क्वेश्चन आता है रिवीजन करना कैसे है. सर आपने हमको नोट्स दे रखे हैं, आपने पिक्चर्स के साथ में इतने अच्छे नोट्स बनाए तो हमको रिवीजन भी करना बहुत ईजी होगा. बेटा मैं उससे भी सिंपल टेक्निक बताऊंगा आपको रिवाइज करने की. आप लोगों को क्या करना है जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को रिवीजन में क्या करना है, आप लोगों को रैंडमली कोई सा भी चैप्टर पिक करना है कि आज मेरे को स्टाफिंग करना है. तो बेटा स्टाफिंग चैप्टर मैंने 1 घंटे 20 मिनट के अंदर कंप्लीट डिटेल्ड आपको समझाया हुआ है 1 घंटे 20 मिनट में. तो आपको रिवीजन के टाइम पे स्पीड कर देनी है 1.5 से 2x एज पर योर सूटेबिलिटी. आई होप आपको यूट्यूब की वीडियो की स्पीड बढ़ानी आती होगी. तो 1.5 से 2x अगर आप स्पीड कर दोगे तो 1 घंटे 20 मिनट की जो वीडियो है वो आपका 40 मिनट में पूरा हो जाएगा. आपको क्या करना है, एक फोन में नोट्स को खोलना है और एक फोन में वीडियो को देखना है. आपको केवल सुनना है और साथ साथ में नोट्स को पढ़ना है. एंड आई अश्योर यू पीपल, अगर आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज के कोर्स को 10 बार रिवाइज कर लिए. सर 10 बार, बेटा 10 बार कुछ भी नहीं है. आप लोगों को केवल वीडियो को चलाना है और नोट्स को साथ साथ में रिवाइज करना है हर चैप्टर वाइज. अगर आप 10 बार हर चैप्टर को रिवाइज कर लिए तो हमको 100 में से 100 लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता. जब एग्जाम आएगा ना तो आप लोगों के कान में मेरी आवाज गूंजेगी कि सर ने बताया था प्लानिंग के फीचर्स ये थे, इंपॉर्टेंस बताई थी सर ने शॉर्ट फॉर्म डू सर, मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की सर ने शॉर्ट फॉर्म बताई थी PGCCD. आपको सारी चीजें दिमाग में गूंजेगी अगर आप बार बार वीडियो के साथ में अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो. सो ये तो हो गई हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कंट्रोलिंग. और सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं. तो बेटा सबसे पहले तो हम देखेंगे कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, उसके बाद में देखेंगे कंट्रोलिंग का प्रोसेस, फिर देखेंगे कंट्रोलिंग का नेचर, उसकी इंपॉर्टेंस. बेटा बाकी चैप्टर्स में मैं डेफिनेशन के बाद में आपको फीचर्स और इंपॉर्टेंस कराता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एक पिक्चर तैयार हो जाए कि हम उस चैप्टर में करने क्या वाले हैं. लेकिन कंट्रोलिंग चैप्टर में हम पहले प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि बेटा अगर कंट्रोलिंग चैप्टर का प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया. इसमें ये प्रोसेस ही है जो मेन है, और इस प्रोसेस से मैंने ये निकाले हुए हैं बाकी के आपके 2 टॉपिक्स. अभी बताता हूं. तो हम प्रोसेस समझेंगे, फिर हम नेचर और इंपॉर्टेंस देखेंगे, और फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग चैप्टर और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है. बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग 2 जिस्म एक
जान है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हो ना कि सर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दो जिस्म एक जान है, उसके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना वो कुछ नहीं, वैसी प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी दो जिस्म एक जान है, उसके बिना प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कुछ नहीं और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग कुछ नहीं। ऐसा क्यों है वो हम आगे क्लास में देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। फिर बेटा ये दो टॉपिक डेविएशन और टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन, ये मैंने ही बनाए हुए टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक मैंने नहीं बनाया, या आपके प्रोसेस में से निकाल के मैंने अलग से टॉपिक बना दिए हैं, बिकॉज आई बिलीव इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आ सकता है। सीबीएसई कहीं ना कहीं या कोई भी बोर्ड आपको इसमें से निकाल के क्वेश्चन जरूर से दे सकता है, तो मैंने अलग से इसकी टॉपिक बना दिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग समझने से पहले हम जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। जब हमने बिजनेस स्टडीज की क्लास को स्टार्ट करा था तो आप लोगों की एक नई कंपनी स्टार्ट करी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ सर, हमने कार बनाने की कंपनी स्टार्ट करी थी और सर हमारा टारगेट था 5000 कार्स को बनाने का। तो बेटा आपने प्लानिंग भी कर ली थी कार को बनाने की, आपने ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया था, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टाफिंग के अंदर उधर एक बंदे को भी लगा दिया था और डायरेक्टिंग में उसको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि तेरे को ऐसे ऐसे काम करना है। अब क्या आपको लगता है कि आपका काम पूरा हो चुका है? हाँ सर, हमारा काम बिल्कुल पूरा हो चुका है। हमने बंदे को लगा दिया और उसको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि तेरे को ऐसे ऐसे काम करना है। तो अगर आप लोगों का काम पूरा हो चुका है, सपोज आप लोगों ने डायरेक्टिंग करा और उसके बाद में कुछ भी नहीं करा, अब जब साल का अंत आया, साल का एंड आया, तो आप लोग जाते हो कि हमने कितने कार्स का प्रोडक्शन करा, तो पता लगता है हमने तो केवल 2000 कार्स का ही प्रोडक्शन करा है। तो आप उसको बोलते हो ये क्या है, केवल 2000 कार्स का प्रोडक्शन? हमारा प्लान, हमारा ऑब्जेक्टिव था 5000 कार्स का प्रोडक्शन करने का। तो एम्प्लॉयज बोलते हैं सर हम तो यही कर रहे थे हमेशा प्रोडक्शन, सर हमारी क्या गलती, बल्कि मार्च में तो हमने ज़्यादा करा है कि आप हमको बोनस दोगे, हम तो इतना ही कर रहे थे। तो बेटा यहाँ पे देयर कम्स इनटू पिक्चर योर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम हर पीरियड ऑफ टाइम, साल के बीच बीच में कंट्रोल करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि क्या हमारी परफॉर्मेंस, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस जो हमने प्लान कर रहा है उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर मैच कर रही है तो बहुत बढ़िया, अगर मैच नहीं कर रही तो हम देखेंगे क्या डेविएशन है और उस डेविएशन को दूर करने के लिए हम करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? इट means comparison between actual output and planned output to find out the reasons of deviation and taking corrective measures to stop such deviations in future। बेटा हम लोगों ने प्लान करा था 5000 कार्स को बनाने का, 12 महीने में 5000 कार्स को बनाना है, तो लगभग एक महीने में हमको 5000 डिवाइडेड बाय 12, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, 450 कार। हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हमको हर महीने में 450 कार बनाने हैं। तो एक महीना बीता, अप्रैल बीता, उसके बाद में हम चेक करेंगे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि क्या हमने 450 कार बनाई है कि नहीं बनाई। अगर हमने 450 कार नहीं बनाई तो हम देखेंगे डेविएशन कितना है, कि हमने तो 250 कार ही बनाई है, 200 कार का डेविएशन है। फिर हम करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करेंगे कि आने वाले महीने में हमारे वो डेविएशन नहीं आए। सो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि हम कंट्रोलिंग में क्या करने वाले हैं। बेटा हम कंपेयर करने वाले हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस को डेविएशंस ढूंढने के लिए और उन डेविएशंस को दूर करने के लिए करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करना। अब बेटा हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस देखेंगे, वो प्रोसेस देखने के बाद में आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारे कंट्रोलिंग में क्या करना है। तो बेटा हमको एक्चुअल आउटपुट और प्लान्ड आउटपुट को कंपेयर करना है। तो हम हर एम्प्लॉय वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, की हर एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन मैनेजर की क्या परफॉर्मेंस है, सेल्स मैनेजर की क्या परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन मैनेजर, ये परचेज मैनेजर की क्या परफॉर्मेंस है और उनके सबऑर्डिनेट्स की क्या परफॉर्मेंस है। हम हर बंदे, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो हम किस हिसाब से, क्या प्रोसेस होने वाला है हमारे कंट्रोलिंग का, तो ये प्रोसेस होने वाला है सबसे पहले तो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। सर स्टैंडर्ड्स का मतलब, तो बेटा स्टैंडर्ड्स है आपका शर्मा जी का बेटा। स्टैंडर्ड्स आर द टारगेट और द यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच योर परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। जैसे कि आप लोगों के 10th में 75% आए थे, तो आप लोगों के घर वालों ने बोला था वो देख शर्मा जी के बेटे, उसकी 95% आई है। सो दैट शर्मा जी का बेटा इज अ टारगेट, ही इज अ यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच योर
परफॉर्मेंस वाज मेजर्ड। अगर आप लोगों के 98% आते तो ये माना जाता कि आपका जो स्टैंडर्ड है शर्मा जी का बेटा उससे भी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस आई, उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, यानी कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे जिसके अगेंस्ट हम हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं। उसके बाद में हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड सेट करा, उसके बाद में खुद की परफॉर्मेंस देखा और थर्ड स्टेप में हम कंपेयर करेंगे हमारी परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड कि क्या हम में डिफरेंस है। हमने कंपेयर कर लिया, उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे डेविएशन। क्या एनालाइज करेंगे? डेविएशन कि होना तो चाहिए था हर महीने 450 कार का प्रोडक्शन, लेकिन असल में 250 कार्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो डेविएशन आया 200 कार्स का। अब डेविएशन देखने के बाद में हम करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करेंगे कि हर महीने आने वाले महीने में हम 450 कार्स का ही प्रोडक्शन कैसे कर पाए। वील अप्लाई दी करेक्टिव मेजर्स, और केवल करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करके ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद में हमको फीडबैक रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। सर वो क्या होता है? तो बेटा आपकी फीडबैक रिपोर्ट होती है, हम लिखेंगे कि हमारा इतना इतना डेविएशन आया और इस डेविएशन को दूर करने के लिए हमने ये करेक्टिव मेजर्स यूज करे, और ये फीडबैक रिपोर्ट आपके आने वाले साल में काम आने वाली है। तो अब इस हर एक स्टेप को डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या होते हैं बेटा? जैसा मैंने आपको बताया शर्मा जी का बेटा, स्टैंडर्ड्स मीन टारगेट और यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। तो सबसे पहले तो बेटा हम सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स को, दे आर द टारगेट और यार्ड स्टिक। अब बेटा आपकी बुक में कई सारी लाइनें लिखी हुई थी कि स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, तो वो सारी लाइंस को लिख के आप लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय मैं एक शॉर्ट फॉर्म लेके आ गया। शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड शुड बी स्मार्ट। स्टैंडर्ड्स स्मार्ट होने चाहिए। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलिवेंट और टी से टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड। दूसरा मेजरेबल, कोई न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए कि 5000 कार्स और हर महीने की 450 कार। प्रॉफिट हमारा 10% से बढ़ना चाहिए, कॉस्ट हमारी 15% से कम होनी चाहिए। दे शुड बी मेजरेबल इन न्यूमेरिकल टर्म्स। दे शुड बी अचीवेबल। जो आपका स्टैंडर्ड है वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो किसी काम का ही नहीं हो। इट शुड बी अचीवेबल। आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो 99%, अरे यार वो अचीवेबल ही नहीं, आप अपने बच्चे को भी तो देखो। सो योर स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड बी टाइम बाउंड, कि हमको कितने टाइम पीरियड में उस स्टैंडर्ड से मैच करना है। जैसे कि एक महीने में 450 कार का प्रोडक्शन करना है, तो वो टाइम बाउंड भी होना चाहिए। अब बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया काफी सारी लाइनें लिखी हुई थी, आपको इजी भाषा में समझाने के लिए मैं ये शब्द लेके आया हूं स्मार्ट। तो अपने एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि स्टैंडर्ड्स स्मार्ट होने चाहिए। आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है? दैट योर स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, दैट इज इट शुड बी इन न्यूमेरिकल टर्म्स। वो एक टाइम बाउंड होनी चाहिए, यानी कि एक टाइम के अंदर अंदर हमको उस स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है। एंड दे शुड बी अचीवेबल, बहुत हाई और बहुत लो हमको सेट नहीं करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्मार्ट होने चाहिए आपके स्टैंडर्ड्स। अब हम इसकी एक्सेप्शंस भी देखने वाले हैं। वैसे तो हमारे स्टैंडर्ड्स मेजरेबल यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकल टर्म्स में हो। सर मतलब ऐसा कैसे? बेटा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आप लोगों को 450 कार्स बनाना है, लेकिन आप लोगों को कार्स की क्वालिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। आपकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार होनी चाहिए। आपकी जो इंटीरियर है कार का वो बहुत लग्जरी होना चाहिए। अब लग्जरी को कैसे नापोगे आप? 10 ग्राम लग्जरी, 20 ग्राम लग्जरी, उसको तो आप किसी न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं नाप सकते। तो योर स्टैंडर्ड समटाइम्स कैन नॉट बी मेजर्ड एंड दीज आर सम ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। दूसरी चीज, हमारे स्टैंडर्ड्स टाइम बाउंड होते हैं, यानी कि एक महीने में हमको कितना करना है, 10 दिन में कितना करना है, 15 दिन में कितना करना है। बेटा हमको हमारे स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा। सर वो क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से हमको हमारे स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों का स्टैंडर्ड था हर महीने 450 कार्स का प्रोडक्शन करने का। सपोज भगवान ना करे कोरोना वापस आ जाए,
कोरोना वापस आ गया, केसेस बढ़ने लग गए, तो हमारी जो सरकार थी उसने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। फैक्ट्री, कई एम्प्लॉयज हमारे फैक्ट्री पे नहीं आ पा रहे, हमारी सारी फैक्ट्री वगैरह नहीं चल पा रही, कई एम्प्लॉयज फैक्ट्री पे नहीं पहुंच पा रहे, तो तब भी क्या आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को 450 कार्स से मेजर करोगे? नहीं सर, हमको हमारे स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा। आप अपने स्टैंडर्ड को चेंज करोगे कि इस महीने हम स्टैंडर्ड रखेंगे केवल 100 कार्स का, कि अगर हम 100 कार्स का प्रोडक्शन कर पाए तो वो बहुत अच्छा है। So your standards must be revised from time to time, keeping in mind the changes of business environment. ठीक है सर, ये क्वालिटी वाला पॉइंट भी क्लियर है और ये भी पॉइंट क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सर सेकंड वाले स्टेप पे चलते हैं, मेजरिंग परफॉर्मेंस। सर ये बहुत ही इजी है, इसमें हमको केवल इतना सा लिख के आना है कि हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोसेस बताओ कंट्रोलिंग का, तो जो आप इतना ईजी भी लिख के आ सकते हो, लेकिन केस स्टडी वाइज अब सारी बातों को ध्यान से सुनना। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है वो तो आपको क्लियर है कि हमको मेजर करना है हमारी परफॉर्मेंस को। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है वो भी सुन लो। आपको अपनी परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हिसाब से मेजर करना है। सर मतलब क्वांटिटेटिव क्या और क्वालिटेटिव, ये तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो बेटा क्वांटिटेटिव का मतलब तो है हर महीने 450 कार्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है सर। अब आपके एम्प्लॉयज को पता था कि हमारा मैनेजर है ना, वो है ना आएगा और अपने है ना परेशान कर देगा, अपनी गर्दन पकड़ लेगा, 450 कार्स का प्रोडक्शन करना है अपन को कैसे भी करके। तो उसने क्या करा, कैसी भी कार्स बनाने दिया। सब एम्प्लॉय बोलता है अरे सर ये हम बेकार कार बना रहे हैं, अरे चलने दे तू तो अपन को पूरी 450 कार बनानी है। उसने बेटा बेकार बेकार कार बना दी, कहीं पे क्या नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे उसको मैच नहीं करा। तो अगर आप ऐसी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को मैच कर लो तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो हम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बेस पे। एक रीसेंट एग्जांपल बताऊं तो अभी कुछ टाइम पहले BMW की नई कार आई है बेटा, iX, i4 और iX। BMW ने अपनी iX और i4 सारी कार्स को रिकॉल कर लिया है। सर रिकॉल का मतलब यानी कि जितनी भी iX और i4 BMW ने बेची थी, एक दो कार्स में कुछ ऐसी दिक्कत आई कि BMW ने सारी बेची हुई कार्स को वापस बुला लिया। अब वो उस दिक्कत को दूर करेंगे और उसको वापस से भेजेंगे। तो हम हमारे जो मेजर परफॉर्मेंस सेकंड वाला स्टेप है उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बेस पे मेजर करने वाले हैं हमारी परफॉर्मेंस को। अब आप लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए सर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कैसे मेजर करेंगे। क्वांटिटेटिव तो हम मेजर कर लेंगे कि 450 कार बननी चाहिए। तो बेटा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम मेजर करेंगे कि अगर सेल्स रिटर्न बढ़ रही है क्या हमारी, या नंबर ऑफ रिजेक्शंस बढ़ रहे हैं। हमने कार्स को बना दिया और लोगों को देना चालू करा कस्टमर्स को, और कस्टमर्स हमको वापस रिटर्न करने लगे कि यार इसके इंजन में ये दिक्कत है, इसके लोअर सस्पेंशन में ये दिक्कत है, इसके शॉकर्स खराब है। तो अगर हमारी सेल्स रिटर्न बढ़ने लग गई यानी कि हमारा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, हमारी क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। दूसरी चीज नंबर ऑफ रिजेक्शंस। तो बेटा इसके लिए ध्यान से समझना, हो सकता है आप लोगों को आइडिया ना हो कि नंबर ऑफ रिजेक्शंस क्या होते हैं। तो सपोज आप लोगों ने सुना होगा नाइकी के जूतों के बारे में। हाँ सर बिल्कुल सुना है सर। तो बेटा नाइकी के शूज़ कितने के आते हैं सर? 10,000 रुपए के आते हैं नाइकी के शूज़। सर वैसे तो 10,000 रुपए के आते हैं, लेकिन सर मैं फर्स्ट कॉपी खरीद लेता हूँ 2,000 रुपए की। तो बेटा वो फर्स्ट कॉपी पता है आपको क्या होती है? जब नाइकी के शूज़ बन रहे होते हैं तो उसमें से कुछ शूज़ ऐसे होते हैं जो उनके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते। वो जो शूज़ वो उनके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते, वो उनको बाहर निकाल देते हैं। और वो लोग आप कस्टम का माल जो सुनते हो ना, वो फर्स्ट कॉपी शूज़ होते हैं, वो उनके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कोई लेस की या किसी चीज़ की। वो उनको साइड में निकाल के आप लोगों को फर्स्ट कॉपी में बेचते हैं सस्ते में। तो वो जो रिजेक्टेड जो फर्स्ट कॉपी जूते होते हैं ना बेटा, वही रिजेक्टेड होते हैं। तो अगर आपकी नंबर ऑफ रिजेक्शंस बढ़ने लग जाए यानी कि आपकी क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इससे भी हम मेजर कर सकते हैं हमारी क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस को। तो बेटा हम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करने वाले हैं? आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन। व्हाइल मेजरिंग परफॉर्मेंस, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज केप्ट इन माइंड। Sometimes employees achieve the quantitative standards by ignoring the qualitative standards, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था। अब
क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को हम कैसे मेजर करेंगे? सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स आर फिक्स टू मेजर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स व्हेन नंबर ऑफ रिजेक्शंस, नाइकी शूज वाला एग्जांपल, और सेल्स रिटर्न इंक्रीजेस, जब वो बढ़ रही है यानी कि हमारा क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जनरली परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स इज मेजर्ड बाय लुकिंग एट द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल देखेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज का। आपको एक BMW का भी मैंने एग्जांपल दिया है इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है सर, हमने स्टैंडर्ड भी सेट कर लिया, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने स्टैंडर्ड तय करा है उससे कंपेयर करने का। Managers compare the actual performance with the planned and standard. If there is a match in both, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, then controlling ends there only. अगर वो मैच नहीं कर रही, हमारा स्टैंडर्ड था हर महीने 450 कार बननी चाहिए और वो उससे मैच नहीं करी, 440 कार ही बन रही है। सर कितने का डेविएशन है? 10 कार का। ठीक है सर, इतना तो चलता है। लेकिन अगर 250 कार ही बनी, सर 200 कार का डेविएशन है, हम जाएंगे टॉप मैनेजमेंट के पास कि देखो ये क्या हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, 450 कार हर महीने बननी चाहिए थी और केवल 250 ही बनी है। तो अगर डेविएशन माइनर होगा तो उसको तो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर डेविएशन अगर मेजर होगा तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। But if there is any deviation, then manager tries to find the extent of deviation. If deviation is minor, then it should be ignored. But if deviation is more, then timely action must be taken. हमने स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया, हमने हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर कर लिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बेस पे। उसके बाद में हमने कंपेयर कर लिया परफॉर्मेंस को हमारे स्टैंडर्ड के साथ में। नेक्स्ट स्टेप हम डेविएशन ढूंढने वाले हैं, एनालाइजिंग डेविएशन। सॉरी, ऑल डेविएशंस नीड नॉट बी, ये अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर डेविएशन स्मॉल है तो उसको तो इग्नोर कर देंगे और अगर बड़ी है तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट को। ऑल डेविएशंस नीड नॉट बी बॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड दिस रेंज, कि 50 कार्स का अगर डिफरेंस आ गया ना, 50 तक तो ठीक है, 400 भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 400 से भी कम, 50 से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। शुड बी बॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, डेविएशंस को भी एनालाइज कर लिया। अब जो हमने डेविएशंस को एनालाइज करा है, अब उसका करेक्टिव मेजर भी तो लेना पड़ेगा कि हम हर महीने आगे के जो भी महीने हैं उसमें 450 कार्स का ही प्रोडक्शन कर पाए। द फिफ्थ एक्शन इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और बेटा इस टेकिंग करेक्टिव मेजर स्टेप में भी 3 चीजें इन्वॉल्व है, हम 3 चीजें कर सकते हैं, जिसमें से एक है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। सर ये भी कोई बात हुई, ऊपर लिखा हुआ है टेकिंग करेक्टिव मेजर और उसका पार्ट भी टेकिंग करेक्टिव मेजर हो गया। तो बेटा ध्यान देना, 4th स्टेप था हमारा एनालाइजिंग डेविएशन, उसमें हमने डेविएशन को एनालाइज करा, और 5th स्टेप है टेकिंग करेक्टिव मेजर। यहां पे ये कह रहा है कि हमको करेक्टिव मेजर को लेना है कि नहीं लेना है, ये हम देखने वाले हैं हमारे 5th स्टेप में कि करेक्टिव मेजर को लेना है कि नहीं लेना। तो क्या 3 सिचुएशन हो सकती है यहां पे? पहली सिचुएशन, कोई चेंज नहीं सिचुएशन में। सर मतलब डेविएशन अगर माइनर है, जो 4th वाले स्टेप में हमारी डेविएशन आई, अगर वो माइनर है तो हम कोई स्टेप नहीं लेंगे। लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ डेविएशंस आर माइनर। दूसरी चीज, अगर डेविएशन मेजर है, 450 कार्स का प्रोडक्शन होना चाहिए तो प्रोडक्शन हो रहा है 250 कार्स का ही, 200 कार्स का फर्क आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? करेक्टिव मेजर लेंगे कि हम अगले महीने से सही कार बना पाए। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट इन फ्यूचर इट मैचेस विद द प्लान। बेटा हम क्या करेंगे? हम जाएंगे टॉप मैनेजमेंट के पास कि देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, बननी चाहिए थी 450 कार और बनी केवल 250 कार्स ही है, तो जाओ हम क्या करेंगे? हम बुलाएंगे इधर आप प्रोडक्शन मैनेजर, उसको लात मार के बाहर निकालेंगे। फिर पता चलेगा प्रोडक्शन मैनेजर की तो कोई गलती नहीं थी, हमारे पास में मशीन्स की कमी है, तो हम मशीन्स खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे ताकि हम हर महीने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। लेकिन हुआ क्या बेटा? एक चीज तो क्या हुई, डेविएशन मेजर है, तो हमने क्या करा? हमने प्रोडक्शन मैनेजर चेंज कर दिया। अगर प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है तो मशीन्स वगैरह खरीद ली, तो हम मशीन्स वगैरह खरीदे, तो हमारा मैनेजर टॉप मैनेजमेंट बोलता है कि यार मशीन्स तो खरीदने के पैसे ही नहीं है मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, कहां से लाऊं मशीन?
तो आप बोलोगे कि इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग में जिसने स्टैंडर्ड सेट करे ना वो लोग पागल थे। सर ऐसा क्यों? हमारे पास में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम 450 कार्स का प्रोडक्शन कर पाए, हमारे पास में पैसे ही नहीं है कि हम मशीन्स को ले पाए। तो हम क्या करेंगे, हम रिफ्रेम करेंगे हमारे प्लान्स को कि अब से हमारा टारगेट 5000 कार्स को प्रोड्यूस करने का नहीं है, हम 200 कार्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतने ही हमारे पास में पैसे हैं। तो 200 इंटू 12 यानी कि 2400 कार्स का हमारा टारगेट हो जाएगा। वी विल रीफ्रेम दी प्लान्स। तो क्या 3 चीजें हो सकती है हमारे टेकिंग करेक्टिव मेजर वाली स्टेप में? पहला तो लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ द डेविएशंस आर माइनर। दूसरी चीज, अगर डेविएशन मेजर है तो हम करेक्टिव मेजर लेंगे कि अगले महीने से हम सही काम कर पाए। तीसरी चीज, रीफ्रेम द प्लान्स इफ दे आर ओवरस्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट से मैच नहीं कर रहे या ज्यादा ओवर स्टेटेड है तो हम रिफ्रेम कर देंगे हमारे प्लान्स को ही। हमने कार सी अब से 2400 कार बनानी है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा करेक्टिव मेजर। तो बेटा यहां पे खत्म होता है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सर वेट, आपने वहां पे बताया था कि यहीं पे खत्म नहीं होता, इसके बाद में हमको एक फीडबैक रिपोर्ट भी बनानी है कि जब हमने कंट्रोलिंग का फंक्शन करा तो ये डेविएशन आए, इन डेविएशन को दूर करने के लिए हमने ये करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करा, और ये जो फीडबैक रिपोर्ट है ये आपके आने वाले सालों में स्टैंडर्ड्स को सेट करने में मदद करने वाली है। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ योर कंट्रोलिंग इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। After suggesting corrective measure, a feedback report is prepared. Feedback report. Feedback refers to list of reasons for deviation. क्या क्या reasons थे हमारे deviation के? And along with the reasons, corrective measures are also specified कि हमने क्या क्या corrective measures लिए। और ये जो feedback report है ये क्या तय करेगी बेटा? This feedback acts as a base to establish the standards for next year. आने वालों के सालों के standards को set करने में ये हमारी feedback report मदद करेगी। So I hope आप लोगों को पूरा process clear होगा कि हमारे controlling में हम क्या क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स को, उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के साथ में। उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ। एंड द फोर्थ स्टेप, वी विल एनालाइज द डेविएशंस। इफ द डेविएशंस आर माइनर वी विल इग्नोर देम, इफ दे आर मेजर वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। एंड डेविएशंस को एनालाइज करने के बाद में वी विल टेक करेक्टिव मेजर्स। उसमें 3 स्टेप है, या तो कोई भी सिचुएशन सेम रहेगी इफ द डेविएशंस आर माइनर, या फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे आगे से फ्यूचर में काम सही हो, या फिर वी विल रीफ्रेम द प्लान्स इफ दे आर ओवरस्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। और इस काम के बाद में यहीं पे हमारा कंट्रोलिंग खत्म नहीं होता, लास्ट में हमको फीडबैक रिपोर्ट भी बनानी है। फीडबैक रिपोर्ट में हमको लिखना है लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशन एंड द करेक्टिव मेजर्स दैट वी अप्लाइड टू रिमूव दोज डेविएशंस। ठीक है सर, हमको पूरा क्लियर हो गया कंट्रोलिंग का प्रोसेस। अब चलते हैं बेटा हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज नेचर ऑफ कंट्रोलिंग या कंट्रोलिंग के फीचर्स पे। बेटा इसकी नेचर, इसकी इंपॉर्टेंस दोनों बहुत ही इजी होने वाली है और आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे। अच्छे से भी सुनते हुए चलना कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये कुछ उसके फीचर्स है, कुछ उसका नेचर है। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये क्या है एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बेटा जो हम कंट्रोलिंग करते हैं वो हम प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, प्लान के हिसाब से करते हैं कि जो हमारा प्लान, जो हमने प्लानिंग करी है, जो हमने प्लान परफॉर्मेंस बनाया है उसके हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जाए। जो हमारा प्लान है 5000 कार्स को बनाने का, और जो हमारा प्लान होता है वो हमारे गोल पे फोकस करता है 5000 कार्स को बनाने पे। जो भी बच्चे मुझसे प्लानिंग की चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखी थी दैट प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। जो प्लानिंग होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में हर काम प्लान के हिसाब से करेंगे और प्लान गोल ओरिएंटेड होता है, इसलिए हमारा कंट्रोलिंग भी गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर that everyone follows the plan or work is accomplished as per the plan, and the plan always aim at achieving organizational goal। ये तो था हमारा पहला फीचर। सेकंड फीचर उससे भी ज्यादा इजी।
कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है बेटा, वो हर किसी को करना है, केवल टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और आपका लोअर लेवल ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये हर जगह परवेसिव है। ठीक है सर, ये भी बहुत ही इजी सा पॉइंट था। The third feature, controlling is both backward looking as well as forward looking function। इसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझ लेना, ये आगे भी आपके काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है बेटा, आप लोगों ने एक महीना हुआ अप्रैल और उसके बाद में आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी अप्रैल की, तो जो दिन बीत चुके हैं अप्रैल के, आपने वो दिनों की परफॉर्मेंस देखी कि वो क्या हुई है, इसलिए हमारा कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज मैनेजर्स कंपेयर द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगस्त में हमने कितनी कार्स का प्रोडक्शन करा, दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। जो काम हम अगस्त में ऑलरेडी करके आ चुके हैं, हमको वो देखना पड़ेगा, इसलिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ठीक है सर, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने उसको देखा है इसलिए वो है। सर वो फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, तो बेटा जो हमने जब उसको कंपेयर करा, हमने डेविएशंस निकाली, उसके बाद में हम करेक्टिव मेजर्स भी तो ले रहे हैं कि आगे वो डेविएशंस ना आ पाए, इसलिए हमारा कंट्रोलिंग फ्यूचर लुकिंग फंक्शन भी है। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग because managers also suggest the corrective measures to solve the deviations, ताकि फ्यूचर में वो डेविएशंस ना आए, इसलिए हमारा कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो हमारा कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। ठीक है सर, नेक्स्ट फीचर इज दैट कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे आपका मैनेजमेंट, आपका डायरेक्टिंग, वो भी सारे कंटिन्यूअस फंक्शन थे, इसी तरीके से बेटा हमारा कंट्रोलिंग भी हमारे गोदरेज के अलमारी की तरह है। जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, व्हेन द टिल आवर ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग, हमको कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा, हमको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो बेटा ये थे हमारे कंट्रोलिंग के कुछ फीचर्स। अब हम देखेंगे हमारी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्रोलिंग की। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये सारे को हम डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छे से सुनना, आपको सारी इंपॉर्टेंस ऐसी ही मेमोराइज हो जाएगी। सबसे पहला हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेटा ये इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं, जो अभी अभी हम फीचर देख के आए हैं ना, वो ही आपको लिख के आना है एग्जाम पे भी। क्या बताया था मैंने, हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं सर, हम देखते हैं कि जो भी काम है वो सारा हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो हमारा प्लान है उसकी हमने फीचर देखा था कि प्लान हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, प्लान हमेशा गोल के ऊपर फोकस करता है कि हमको 5000 कार्स का प्रोडक्शन करना है। तो क्योंकि हम कंट्रोलिंग में ये देखते हैं कि हर काम प्लान के हिसाब से होना चाहिए और प्लान गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, इसलिए हमारा जो कंट्रोलिंग है वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है। दूसरी चीज, वो गोल को अचीव करने में मदद तो करता ही है, अगर उस प्लान में कोई डेविएशन भी आ रही है तो हम उसको सही भी करते हैं, इसलिए वो अल्टीमेटली हमारे गोल को अचीव करने में मदद करता है। प्लान्स आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर कोई डेविएशन है उस काम में कि हम उस काम को नहीं कर पा रहे, तो हम करेक्टिव मेजर लेते हैं कि हम अल्टीमेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल 5000 कार्स को अचीव कर पाए। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, टाइमली एक्शन इज टेकन टू ब्रिंग बैक द एक्टिविटीज ऑन द पाथ ऑफ प्लानिंग। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है। हम सारा काम हमारे कंट्रोलिंग हमारा प्लान के हिसाब से होता है और प्लान गोल ओरिएंटेड होता है। अगर कोई डेविएशन आ गई तो हमको दूर भी उसको कंट्रोलिंग फंक्शन में करते हैं, इसलिए प्लान हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। दूसरी चीज, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जब मैं आपको टेकिंग करेक्टिव मेजर वाला पॉइंट समझा रहा था, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप गए टॉप मैनेजमेंट के पास कि देखो साहब क्या हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हर महीने बननी चाहिए थी 450 कार और बन 250 कार ही रही है। प्रोडक्शन मैनेजर आया, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमारे पास में मशीन्स की कमी है, आप नई मशीन्स को ला दो, मैं 450 कार्स का प्रोडक्शन कर लूँगा। फिर टॉप मैनेजमेंट बोलता है हाँ, मशीन्स के तो पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप लोग मन में क्या सोचते हो कि इसने लंबी लंबी फेंक दी थी कि 5000 कार्स का प्रोडक्शन करना है, इतने हमारे पास में पैसे ही नहीं है और इसने बोल दिया 5000 कार्स को का प्रोडक्शन करना है, कर हम 2400 कार्स का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में हम जज करते हैं उन स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स को भी, जो प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड्स तय करे हम उसका भी जजमेंट हो जाता है कि क्या हमने प्लानिंग में सही स्टैंडर्ड्स तय करे थे कि नहीं करे थे। थ्रू कंट्रोलिंग वी कैन इजीली जज वेदर द स्टैंडर्ड्स और टारगेट सेट इन प्लानिंग आर एक्यूरेट और नॉट। आपका एग्जाम्पल 5000 कार्ड्स वाला भी मैंने इसमें लगा रखा है। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेटा क्योंकि कंट्रोलिंग की वजह से हर चीज राइट ट्रैक पे रहती है। अगर कोई भी डेविएशन आ रही है तो हम करेक्टिव मेजर ले लेते हैं उस डेविएशन को दूर करने की, क्योंकि हर चीज राइट ट्रैक पे रहती है, उसकी वजह से हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल, जब मैंने क्लास को स्टार्ट करा था तो आप लोगों ने क्या बोला था, सर हमने डायरेक्टिंग कर ली, बस हो गया, कंट्रोलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब साल का अंत आया था तो हमने कितनी कार्स का प्रोडक्शन करा था, केवल 2000। तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा, हम उनको सैलरी भी पूरी देंगे, फिर भी उन्होंने कम कार्स का प्रोडक्शन करा, तो हमारे जो रिसोर्सेज है हम उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर पाएंगे। बट बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग हम देख रहे हैं कि हर काम हमारे प्लान्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रहा है, तो हर काम राइट ट्रैक पे रहेगा और हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। लाइक ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। Each activity is performed according to the predetermined standards। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है, यूज ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। सर एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, डायरेक्टिंग चैप्टर में तो फिर भी समझ आता है कि डायरेक्टिंग की वजह से उनको मोटिवेट भी कर पाएंगे। सर कंट्रोलिंग में कैसे मोटिवेट रहेंगे, तो बेटा क्योंकि हम कंट्रोलिंग में हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने वाले हैं, तो हम स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। जो भी हम स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे वो हम उनको वेल इन एडवांस पहले ही बता देंगे कि तेरी परफॉर्मेंस को हम इस स्टैंडर्ड्स पे मेजर करने वाले हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ अप्रेजल, ध्यान से सुनना, अप्रेजल का मतलब होता है प्रमोशन। तो जिस बेस पे उसको प्रमोशन मिलेगा, उसका अप्रेजल होगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उस स्टैंडर्ड्स को हम उसको पहले ही बता देंगे, तो उसको भी पता है कि मेरे को इस हिसाब से काम करना है ताकि मेरे को प्रमोशन मिल पाए, तो वो भी मोटिवेटेड रहेगा। दूसरी चीज, अगर उस काम को करते हुए उसको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डेविएशन आएगी, तो कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से हम उस डेविएशन को भी दूर कर देंगे कि एक महीने में तो इसको इस डेविएशन आई, लेकिन आगे वाले महीने में इसको वो डेविएशन ना आ पाए, तो उसकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो पाएगी, वो भी अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ अप्रेजल्स को मीट कर पाएगा और वो भी मोटिवेटेड रहेगा। An effective control system communicates the goals and standard of appraisal for employees to subordinates well in advance. A good control system also guides employees to come out from their problems. अगर कोई भी deviation है तो उस deviation को भी दूर कर देते हैं, वो भी अपनी problem से बाहर निकल पाते हैं। This free communication and care motivates the employees to give better performance. बेटा इस वजह से वो लोग भी better performance दे पाते हैं और motivated रहते हैं। The sixth and fifth and the last one, it ensures order and discipline। बेटा आप लोगों ने प्लानिंग की थी, आप लोगों ने प्लान बनाया था 98% लेके आने का 12th क्लास में, और आप लोगों को कंट्रोल, आप लोगों का कंट्रोलिंग फंक्शन का आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने प्लान तो बना लिया 98% का, लेकिन आप लोगों के पेरेंट्स आके कंट्रोल करते हैं कि तू उठता तो सुबह 10 बजे है, तू कहां से लेके आएगा 98%? तू अपने उन आवारा दोस्तों के साथ में घूमता रहता है, कैसे लेके आएगा तू 98%? तो क्योंकि आपके पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप भी डिसिप्लिन में आ जाओगे। आपका जो वातावरण है घर का, वो भी एक ऑर्डर और डिसिप्लिन में रहेगा। वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग, हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक एनवायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर ऑर्डर और डिसिप्लिन का रहता है। Controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization. Order and discipline in the organization. Effective controlling system keeps the subordinates under check and make sure their performance and make sure they perform their functions efficiently. Sorry. So बेटा ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंस थी कंट्रोलिंग की। इंपॉर्टेंस आपकी खत्म हो चुकी है। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छे से पानी वाली पी लेना, इसको अच्छे से समझना बेटा, कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है हमारे इससे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बेटा, और सीबीएसई वालों को, क्वेश्चंस बनाने वालों को पता है कि ये फीचर्स, इंपॉर्टेंस, इनको तो फटाफट से पढ़ लेते हैं कि पॉइंट में लिखे हुए हैं। ये जो रिलेशनशिप वगैरह होती है ना, इसमें थोड़ा कतराते हैं कि इसको याद कैसे करें पॉइंट्स को, क्योंकि बच्चे तो पॉइंट्स को रट के आते हैं, अंदर क्या लिखना है वो तो उनको पता ही नहीं है। हर बच्चा थोड़ा ना अपनी तरह मेरे से पढ़ रहा है। तो इस रिलेशनशिप को ध्यान से सुनना। अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है। सर आपने
चैप्टर के स्टार्टिंग के टाइम पे बताया था कि ये दोनों दो जिस्म एक जान है। तो हम अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने वाले हैं इनकी रिलेशनशिप के बीच में। सबसे पहला तो नेचर एंड कंसेप्ट, हम प्लानिंग का भी नेचर देखेंगे, क्या कंसेप्ट है आपको ऑलरेडी पता है प्लानिंग का कंसेप्ट। हम कंट्रोलिंग का भी देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या रिलेशन है। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, दो जिसमें एक जान, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, हर पॉइंट को, हर रिलेशनशिप को अच्छे से हम समझने वाले। सबसे पहला नेचर, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, हम प्लानिंग चैप्टर भी कर चुके हैं और कंट्रोलिंग भी देख चुके हैं। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। ठीक है सर, ये तो हमको अच्छे से याद भी है। और कंट्रोलिंग क्या होता है बेटा, ये भी हम देख के आए। कंट्रोलिंग इज चेकिंग दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विथ प्लान एंड देयर इज, इफ देयर इज एनी डेविएशन टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो बेटा इससे ये पता लगता है कि हम कंट्रोलिंग में ये करने वाले हैं कि जो हमारा प्लान है सब उसके मुताबिक चले, और अगर कोई दिक्कत हो उस प्लान में तो हम उसको चेंज कर पाए। तो हम क्या करने वाले हैं कंट्रोलिंग में, जो भी हमारा काम है, हमारे प्लान से वो टाइमली मीट हो पाए। Meaning of controlling makes it clear that controlling function is undertaken for right and timely implementation of plans। तो बेटा इनके बीच में जो दोनों का नेचर और कंसेप्ट आपको पता है, तो रिलेशन क्या हो गया कि हम कंट्रोलिंग करते ही इसलिए कि जो हमारे प्लान्स है वो राइट और टाइमली इंप्लीमेंट हो पाए। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक, जो मैं आपको शुरू में आपको बताया था इंटरेस्ट बनाने के लिए कि दोनों दो जिसमें एक जान है। वो क्यों है बेटा, प्लानिंग अगर नहीं तो कंट्रोलिंग भी नहीं, और कंट्रोलिंग अगर नहीं तो प्लानिंग भी कुछ नहीं। सर मतलब बेटा हमने कंट्रोलिंग में क्या देखा, हम मेजर करते हैं एक्चुअल आउटपुट को, प्लान्ड आउटपुट को। तो अगर हमने प्लानिंग ही नहीं करी, हमने हमारे पास में प्लान्ड आउटपुट ही नहीं है, तो हम मेजर किससे करेंगे। तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एंड इफ देयर इज नो प्लान्ड परफॉर्मेंस देयर विल बी नो बेस टू कंपेयर। ठीक है सर, ये पॉइंट तो क्लियर है। और सर वो दूसरी चीज प्लानिंग कैसे डिपेंडेंट है बेटा, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं होगा। सर वो कैसे, तो आपने प्लान तो बना लिया 5000 कार्स को बनाने का, लेकिन वो प्लान सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हम इंश्योर करते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से। प्लानिंग फंक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कंट्रोलिंग एज प्लान्स आर नॉट मेड ओनली ऑन पेपर्स बट दे हैव टू बी फॉलोड एंड इंप्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि हर कोई, हर एम्प्लॉय हमारे जो प्लान्स है उसको फॉलो और मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान स्ट्रिक्टली। इसलिए जो हमारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है, दोनों दो जिसमें एक जान है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, बिकॉज देयर विल बी नो बेस टू कंपेयर। और अगर प्लान हम बना चुके हैं और कंट्रोल नहीं कर रहे तो हम प्लानिंग का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्लान केवल एक पेपर पे लिखा हुआ पन्ना रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान एक्यूरेटली। ठीक है सर, ये पॉइंट हमको ध्यान रहेगा बहुत अच्छे से, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी होती है और दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है। सर इसमें हमको थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। सर कंट्रोलिंग का तो हमको ध्यान है और सर प्लानिंग का भी हमको ध्यान है। आपने कैरेक्टरिस्टिक में बताया था दैट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। लेकिन सर बैकवर्ड लुकिंग कैसे होगी, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है हमको, तो अच्छे से सुनना है यहाँ पे सब चीज को देखते हुए चलो। सबसे पहले तो बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं जो हम ऑलरेडी करके आ चुके, तो क्योंकि हम पुरानी करी हुई परफॉर्मेंस को देख रहे हैं इसलिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज मैनेजर्स लुक्स एट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हैपन टू फाइंड आउट इट्स डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, जो ऑलरेडी हमारी परफॉर्मेंस हो रखी है। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है उस पर ध्यान देना। तो जो भी बच्चे मुझसे प्लानिंग चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, जब मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था और उसमें बकायदा लिखा हुआ भी है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक तो होती है, हम फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं, लेकिन हम कैसे बनाते हैं प्लान्स, तो मैनेजर्स मेक द प्लान फॉर फ्यूचर बाय स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट
एंड बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। जो मैनेजर्स है वो फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं किस पे बेस पे, जो उनके पुराने बीते हुए, जो उनकी आप बीती है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उनके बेस पे वो फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। इसलिए प्लानिंग भी हमारी बैकवर्ड लुकिंग है। क्यों? बिकॉज मैनेजर्स मेक प्लान बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। Planning is also backward looking because planning is guided by past experience of managers. अगली चीज, दोनों बैकवर्ड लुकिंग तो हो गया, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, सर बहुत ही इजी सी बात है, हम फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसी फॉर फ्यूचर। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग तो है क्योंकि हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जो ऑलरेडी हो चुकी, उनको कंपेयर करने के बाद हम करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे ताकि फ्यूचर में वो डेविएशन ना पाए, इसलिए हमारी कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज कंट्रोलिंग डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, it also involves finding reasons of deviation and suggesting measures, finding reasons of deviation and suggesting measures so that deviations do not occur in future। ये हो गई उनकी तीसरी रिलेशनशिप कि दोनों बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों ही है। लास्ट रिलेशनशिप, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। जो प्लानिंग है वो तो होती है प्रिस्क्रिप्टिव और कंट्रोलिंग होती है आपकी इवेल्युएटिव। तो सबसे पहले समझो प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। हाँ सर हमने ये तो सुना है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि आपको ये दवाई देनी है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये दवाई देनी है, आपको इस तरीके से काम करना है। वैसे ही प्लानिंग भी प्रिस्क्रिप्टिव होती है, वो लोगों को बताती है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। प्रिस्क्रिप्टिव का अगर मतलब समझ में नहीं आया तो गूगल कर लेना। प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स बी टेलिंग पीपल एग्जैक्टली हाउ समथिंग शुड बी डन। हम प्लानिंग में भी लोगों को यही बताते हैं कि आपको इस काम को इस तरीके से करना है। व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, व्हेन इट शुड बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। वेयर एज हम कंट्रोलिंग में इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन बनाया है क्या हर चीज उसके हिसाब से चल रही कि नहीं चल रही। Planning is basically an intellectual process involving lot of thinking, comparison to prescribe, लोगों को बताना काम को कैसे कैसे करना है। To prescribe a particular course of action, लोगों को बताना काम को कैसे करना है। Whereas controlling on the other hand evaluates or checks whether the desired course of action is followed or not। वहां पे हम evaluate करते हैं कि क्या काम उसी हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है सर, ये रिलेशनशिप भी हो गई। अब बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अलग से टॉपिक बताया लेके आया हूँ। तो प्रोसेस में जो हमने फोर्थ स्टेप देखा था एनालाइजिंग डेविएशन, तो उस डेविएशन को एनालाइज कैसे करना है और डेविएशन कितने प्रकार की होती है उसके लिए मैंने आपको अलग से टॉपिक बना दिया है, बहुत ही इजी। सबसे पहले तो डेविएशन क्या होता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा डेविएशन है। 450 कार्स बननी चाहिए थी, बनी 250 कार्स ही, तो 200 कार्स का हमारा डेविएशन है। और ये डेविएशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। सर आपको कसम है ये चीज आप नहीं बताओगे, हम बताएंगे। सर अगर हमने 550 कार्स का प्रोडक्शन कर दिया तो ये तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, 100 कार्स ज्यादा प्रोड्यूस करना। और अगर हमने 250 कार्स का ही प्रोडक्शन करा तो ये होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। Positive deviation, when actual performance is better than the planned performance, it is called positive deviation, and when actual performance is less than the planned performance, it is called negative deviation। बेटा यहाँ पे नेगेटिव कर लेना है, गलती से पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। बहुत ही इजी सा था। काम की चीज अब आती है यहाँ से जो आपके क्वेश्चन में पक्का कहीं ना कहीं से वो डाल के देंगे, या तो बड़ा क्वेश्चन या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन, जो हम फोर्थ स्टेप करेंगे ना, डेविएशंस को एनालाइज करेंगे कंपेयर करने के बाद, हम थर्ड स्टेप में कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को, और उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे डेविएशंस को। तो उन डेविएशंस को एनालाइज करने की भी 2 टेक्निक्स है, पहली तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहती है कि आपको कुछ की एरियाज KRA पे फोकस करना चाहिए। सर ये की एरियाज क्या होते हैं? बेटा की एरियाज वो एरियाज होते हैं जिनकी वजह से आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आ सकता है। सपोज आप लोगों की एक समोसे की दुकान है। क्या है? आप लोगों की समोसे की बहुत बड़ी दुकान है। आप लोग समोसा बेचते हो 20 रुपए का और दिन के 10,000 समोसे बेचते हो आप। सर वाह सर कितनी बड़ी दुकान है हमारी। आप लोग 20 रुपए का एक समोसा बेचते हो और दिन के 10,000 समोसे बेचते हो। आपकी कॉस्ट आती है उस समोसे को बनाने की 10 रुपए, यानी कि आप 10 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो हर समोसे पे, तो आप हर दिन 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो। वाह सर बहुत अच्छी बात है। बेटा पता चला आपने कंट्रोलिंग में जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी समोसे को बनाने की वो एकदम से 5 रुपए से बढ़ गई। सर 5 रुपए से बढ़ गई। अब आपको समोसे की बनाने की कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो गई, तो आपका प्रॉफिट सीधे सीधे 1,00,000 से 50,000 का हो गया। ये एक की एरिया है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। और सपोज तो आपको कंट्रोलिंग फंक्शन में इस की एरिया पे तो फोकस करना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो क्यों बढ़ गई। यू विल एनालाइज द डेविएशंस एंड यू विल टेक करेक्टिव मेजर्स कि कहां पे गलती हो रही है। सपोज वो जो आप समोसे की दुकान कर रहे हो तो उसमें आपने एक कैलकुलेटर भी ला रखा है। 10 समोसे 10 जलेबी इतने किलो, ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके लिखते हो। वो कैलकुलेटर 100 रुपए का आता था, अब वो कैलकुलेटर 500 रुपए का आने लग गया। तो क्या बताओ आप मुझे, आप उस चीज पे ध्यान दोगे? अरे यार ये 500 रुपए का आने लग गया, ये तो बहुत ज्यादा डेविएशन हो गई, मेरे को इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इस पे करेक्टिव मेजर्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी भी काम के नहीं हो। तो इसलिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या करता है कि हमको की एरियाज पे फोकस करना है केवल। और की एरियाज क्या होते हैं? जिनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, वो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट ला सकती है। और ये छोटी मोटी चीजें कैलकुलेटर स्टेशनरी वगैरह इनको हम इग्नोर कर सकते हैं अगर इनमें भी कोई डेविएशन आए तो भी। It means keeping focus on some key areas, and if there is any deviation in these key areas, then it must be attended urgently. What is key areas? They are those which have impact on whole organization. Example, increase in production cost by 5 rupees. ठीक है सर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल तो हमको समझ में आ गया। एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में अगर आ भी जाए तो हम लिख देंगे इट मींस फोकसिंग ऑन KRAs, यानी कि की एरियाज। और की एरियाज होते हैं वो चीज जो हमारी होल ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक डेविएशंस को एनालाइज करने की, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको समझना तो क्योंकि एक मैनेजर एक आम इंसान ही है, वो चिट्टी रोबोट नहीं है जो हर चीज को मैनेज कर पाए। सर मतलब क्योंकि एक मैनेजर एक आम इंसान ही है, वो चिट्टी रोबोट नहीं है। अगर वो हर चीज को मैनेज करने जाएगा, हर चीज को कंट्रोल करने जाएगा, तो वो किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ में आया? अगर वो हर चीज को कंट्रोल करने जाएगा तो वो किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए उसको केवल उन्हीं चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, उन्हीं डेविएशंस को कंट्रोल करना चाहिए जो मेजर हो। जो माइनर डेविएशंस है उसको उनको इग्नोर करना चाहिए। 450 कार्स बनानी थी, अगर 440 कार्स ही बनी तो ये 10 कार्स की डेविएशन माइनर है, उसको इस डेविएशन को इग्नोर करना चाहिए। वाइल अगर डेविएशन मेजर हो, 400 कार्स 450 कार्स बनानी थी, केवल 250 ही बनी, तो उसको उस डेविएशन पे फोकस करना चाहिए। अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। डेविएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर्स and minor deviations should be ignored. And minor deviations should be ignored. Example, if production cost increases by 2 rupees, then it should be ignored, but if it increases by more than 2 rupees, then action should be taken. बेटा अगर प्रोडक्शन कॉस्ट केवल 2 रुपए से बढ़ती है तो ठीक है यार, महंगाई भी बढ़ गई, अभी ये आलू लाने की कॉस्ट, मैदा लाने की कॉस्ट बढ़ गई तो ठीक है 2 रुपए से बढ़ गई। लेकिन अगर 2 रुपए से भी ज्यादा बढ़ रही है तो हम उस डेविएशन को एनालाइज करना पड़ेगा और करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो दिस वाज योर क्लास फॉर कंट्रोलिंग। मैंने आपको पूरा डिटेल में कवर करा है। क्वेश्चन चाहे बड़ा आ जाए चाहे छोटा आ जाए, चाहे 1 मार्क्स का आ जाए 2 मार्क्स का आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमने हर चीज अच्छे से डिटेल में समझी है। मैं इस क्लास को बेटा आपके 20 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने चला कि क्लास लंबी करी है क्योंकि आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए कि कंट्रोलिंग के हर स्टेप में क्या क्या है, कि चाहे कोई सी भी केस स्टडी आ जाए आप उसको अच्छे से कंप्लीट अटेंड कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी क्लास कंट्रोलिंग के ऊपर। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।